Hello everyone and welcome back. In this video, we are going to discuss trigeminal neuralgia. So if you are new on my channel and seeing for the first time, then I will tell you that we are doing chapter orofacial pain in oral medicine and radiology. And in this chapter, we are covering now the topic that is trigeminal neuralgia. Before this, I've covered many topics. You can see here I have covered a different type of pains, migraines, TMG pain, vascular pain, mucosskeletal pain, then dental origin pain. These were all under the deep pain. Before this, I have told you about superficial pain, chronic pain, acute pain. So all different types of pain. Along with this, we have studied the classification of pain. We have studied many theories. The main one is gate control theory, and before this, we have studied the journal definition and the journal things which are asked. Along with a very important topic, we have studied about the types of pain. So all this we have covered. I have covered all this in my previous videos. Now in this video, I'm going to cover a very important topic which is very frequently asked. I must say that for third year students, if you are watching my video, trigeminal neuralgia is that question which will either come in your journal surgery paper or will come in your medicine paper or it can also come in your oral pathology. मतलब तीनों में से किसी ना किसी में ज़रूर आएगा. तो ट्राइजेमिनल नेuralgia तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और फाइनल ईयर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ट्राइजेमिनल नेuralgia मस्ट करिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्राइजेमिनल नेuralgia. Okay, so let's start to this. What is trigeminal neuralgia? Okay, तो trigeminal neuralgia is also called as tic dollar X. आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको बता देती हूँ कि trigeminal neuralgia के लिए एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, that is tic dollar X. That is called painful jerking. tic dollar X का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था तो उसके नाम पे है, तो tic dollar X इसका नाम है. और इसका मतलब क्या होता है कि पेनफुल जर्किंग होती है. तो एक मेन चीज़ जो हमें याद होगी कि भाई ट्राइजेमिनल नेuralgia में पेनफुल जर्किंग होगी. ठीक है. नेक्स्ट ट्राइफेशियल नेuralgia. इसको हम ट्राइफेशियल नेuralgia भी कहते हैं. जैसे कि हम इसे ट्राइजेमिनल कहते हैं तो इसे हम ट्राइफेशियल नेuralgia भी कहते हैं. ठीक है. ट्राइजेमिनल नेuralgia है तो बेसिक सी क्या बात है कि ट्राइजेमिनल नर्व इसमें इन्वॉल्व है. तो ट्राइजेमिनल नर्व में जो प्रॉब्लम आती है तो उससे पेन होता है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल नेuralgia. तो अगर हम एक मतलब मोटी सी बात अगर हम समझे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या होता है ट्राइजेमिनल नेuralgia, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पता होता है. जो थर्ड ईयर के नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूँ, मैं बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्राइजेमिनल नेuralgia सबको क्या समझ में आता है. ट्राइजेमिनल हमारी नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व. तो इससे समझ में आता है कि ट्राइजेमिनल नर्व में कोई प्रॉब्लम है और उससे जब पेन होता है दैट थिंग इज न्यूरेल्जिया. तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, दैट्स इट. इसको हम टिक डॉलर एक्स कहते हैं, इसको हम ट्राइफेशियल न्यूरेल्जिया भी कहते हैं और हम इसे फोदर-गिल्स डिजीज़ भी कहते हैं. फोदर-गिल्स डिजीज़ तो एक नया वर्ड है, कई बार पेपर में क्वेश्चन फोदर-गिल या फिर टिक डॉलर एक्स करके आ जाता है. तो बच्चों को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया पता होता है पर उन्हें ये टर्म्स नहीं पता होती तो वो भूल जाते हैं. सो दैट्स वाई जो ऑल्टरनेट नेम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर आगे देखें तो द टर्म tic dollar X is only applied when the patient suffers from spasmodic contractions of the facial muscles. tic dollar X हमेशा यूज़ नहीं करते हम. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, tic dollar X हमेशा हम यूज़ नहीं करते हैं. तब हम tic dollar X टर्म यूज़ करते हैं जब पेशेंट सफ़र करता है स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फेशियल मसल्स. जब फेशियल मसल्स में स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तब हम उसे प्रॉपर नाम देते हैं कि इसे tic dollar X है, नहीं तो जनरली हम उसे ट्राइजेमिनल नेuralgia ही बोलते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. ट्राइजेमिनल नेuralgia इज़ एन एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन. बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, ये पता होना चाहिए. इट्स ए पेनफुल कंडीशन एज इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन्स. ओके. So, trigeminal neuralgia is an extremely painful condition as it is unique to humans. It is a syndrome in which the symptoms are sufficiently distinct to permit a reliable diagnosis solely on the basis of the history. It is the seriousness of these disorders that it has one of the highest causes for suicide rates of any disease. इसके सबसे ज़्यादा suicide rates होते हैं. मतलब
क्या होता है कि इस डिजीज़ में इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, काफ़ी टाइम के लिए नहीं होता बिकॉज क्योंकि हाई इंटेंसिटी पेन होता है तो कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करते हैं, कुछ मिनट्स का होता है, पर इतना हाई पेन होता है कि बंदे को इतना डर लगता है कि भाई मतलब, और ये क्या होता है कि रिकरेंट होता है, बार बार होता है, तो बंदे को इतना डर लगता है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो ज़्यादा तो सुसाइड वही लोग करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट मूव टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है डेंटल पैथोसिस। डेंटल पैथोसिस मतलब डेंटल पैथोसिस बिलीव बाय सम इन्वेस्टिगेटर्स टू बी इन्वॉल्व्ड विद द ऑनसेट ऑफ ट्राइजेमिनल एलर्जिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि भी कुछ डेंटल पैथोसिस होती है, कुछ ना कुछ डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये होता है, तो ये एक इसका कॉज माना जाता है, बट इट्स नॉट सोलली द मेन कॉज नहीं है। नेक्स्ट इज excessive traction. ठीक है, secondary to excessive traction on the various divisions of the fifth nerve being influenced by maxillomandibular relationship. तो ये दूसरा फैक्टर है excessive traction, ठीक है, इसको भी माना जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड इज एलर्जिक, दैट इज इट कैन बी सेकेंडरी टू एन एलर्जिक एंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजिंग एडिमा ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व रूट। मतलब इसका क्या मतलब है कि एक टाइप की ऐसी एलर्जी होती है, एक टाइप का ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है कि एडिमा हो जाता है ट्राइजेमिनल नर्व रूट का। एडिमा मतलब उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो प्रेशर बढ़ता है नर्व पे, तो उससे पेन होता है, तो ये थर्ड कॉज माना जाता है इसका। फोर्थ इज इस्टीमिया। वुल्फ थॉट दैट, आई थिंक इट्स वुल्फ, या इट्स वुल्फ, वुल्फ थॉट दैट इस्टीमिया एट वेरियस portions of the trigeminal pathway might be responsible for the paroxysms of the pain. कुछ लोगों ने कहा कि भी इस्टीमिया इसका एक मेन कॉज होता है, कहीं कहीं पे जो नर्व का रूट है, जो नर्व का कोर्स है, वहाँ पे इस्टीमिया हो जाता है, उससे क्या होता है, paroxysms ऑफ पेन होता है। नेक्स्ट इज कंप्रेशन डिस्टॉर्शन फिनोमेना। Janata and others have shown subtle changes of the compression distortion phenomenon, which is usually caused by atrial loops of atherosclerosis vessels. Vessels become elongated and vessels become elongated with advancing age and with atherosclerotic involvement, gaining abnormal positions by wedging into the space between the bones and the trigeminal nerve. It is postulated that with progressive material elongation, fascicles of adjacent nerves later suffer myelin injury and pain results. हमें इन सारी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा ट्राइजेमिनल एलर्जी का तो उसका हमें एक्सप्लेन करके ईटियोलॉजी में मेनली नेम लिखना है, नहीं तो वन लाइन एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक ये जो कंप्रेशन डिस्टॉर्शन फिनोमेनन है इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे यूज़ में भी नहीं है। सो we'll leave it and we'll move ahead. That is the another etiological factor, that is mechanical factors. So like pressure due to aneurysms of the intrapetrosal portion of internal carotid artery that may erode through the floor of the intracranial fossa to exert a pulsatile irritation on the ventral side of the trigeminal ganglion. इसमें क्या कहता है कि भी एन्यूरिज्म्स की वजह से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब किसका होता है ये, इंट्रापेट्रोसल पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, that may erode through the floor of the intracranial fossa to exert a pulsatile irritation on the ventral side of the trigeminal ganglion. मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एन्यूरिज्म हो सकता है, उसकी वजह प्रेशर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो अपने पाथवे अपने कोर्स से इधर उधर हो जाए और कोई लीजन हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैकेनिकल फैक्टर्स में ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम लिख सकते हैं, दैट लाइक प्रेशर ड्यू टू एन्यूरिज्म, तो आप इतना भी लिख दें तो काफ़ी है। नेक्स्ट आता है एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ सुपीरियर cerebral artery. It is the most recently blamed cause for trigeminal rupture. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली ब्लेम्ड कॉज मतलब ये बहुत लोगों में देखा गया है। इट लाइज इन contrary root of nerve and implicated as a cause of demyelination. ठीक है, it lies in the contact with the sensory root of the nerve and implicated as a cause of demyelination. Surgical elevation of artery or decompression of the sensory root has high success rate in relieving paroxysmal pain in case of idiopathic trigeminal neuralgia.
अब आगे इन्होंने इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि हम सर्जिकल एलिवेशन कर सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि ठीक हो सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अगला जो कॉज है दैट इज सेकेंडरी लीजन, कंडीशन सच एज कार्सिनोमा ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम, ठीक है, nasopharyngeal carcinomas, tumors of peripheral nerve root, intracranial vascular abnormalities and multiple sclerosis may be presented with trigeminal neuralgia। ये सारे नाम हमें याद करना है कि भी कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम हो सकता है, nasopharyngeal कार्सिनोमा हो सकता है, ट्यूमर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व रूट हो सकते हैं, इंट्राक्रेनियल वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, जिससे कि ट्राइजेमिनल पेन हो सकता है। सो दीज आर ऑल different types of etiologies which are believed to be responsible for this pain. Next we move to clinical features। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले एज आता है और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो इट इज़ यूजुअली अक्कर्स इन मिडिल एज लोगों में होता है या ओल्ड एज पीपल में होता है, तो हम यूजुअली इसको लिखते हैं कि मिडिल एज और ओल्ड पीपल। द डिजीज सेल्डम अक्कर्स बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर्स ऑफ एज से पहले नहीं होता, ये बहुत कम होता है। इंसिडेंसेस इंक्रीजेज विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ी है वैसे वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ता है। ड्यू टू डिजनरेटिव चेंजेस ऑफ नर्व फाइबर्स, ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी नर्व फाइबर्स में डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं। इट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स इन वुमेन में सबसे ज़्यादा देखा गया। नेक्स्ट इज साइट, इट इज़ मोर कॉमन ऑन राइट साइड एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द फेस इज मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड। इसने क्या कहा है कि राइट साइड में सबसे ज़्यादा होता है और उसमें भी लोअर पोर्शन ऑफ फेस में ज़्यादातर दिखता है, दैट इज द साइट। नेक्स्ट वी मूव टू द नेचर ऑफ पेन। द पेन इज paroxysmal, हमने टाइप्स ऑफ पेन में जो पढ़ा था, लेट मी शो यू, इट वाज paroxysmal। ओके, okay, so here it is according to qualities of pain. Second point, paroxysmal pain at a sudden attack or outburst of pain। तो इसका क्या मतलब होता है, जब सडनली कहीं पे पेन होना शुरू हो जाए, सडन अटैक ऑफ पेन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज paroxysmal। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज पढ़ लिया, सेक्स पढ़ लिया, उसके बाद साइट पढ़ ली। अब हम नेचर ऑफ पेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें पढ़ा कि paroxysmal होता है, मतलब इसका सडन आउटब्रेक होता है, लास्टिंग ओनली ए फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स, कुछ ही सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करता है, एंड इज़ यूजुअली ऑफ एक्सट्रीम इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन होता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय पेशेंट एज रिजेंबलिंग नाइफ लाइक स्टैब्स, जैसे कोई चाकू से छुरे मार रहा हो ऐसा टाइप का पेन होता है। लाइटनिंग होता है बहुत, मतलब जैसे कि कहीं बिजली कड़क रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है किसी को, या स्टैबिंग हो रही है, लेंसिनेटिंग हो रहा है, इस टाइप का पेन पेशेंट जो है डिस्क्राइब करता है। ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन दीज वायलेंट एक्सपीरियंसेस देयर इज यूजुअली नो पेन और माइल्ड और डल एक। मतलब क्या होता है कि इसका जो ये डिजीज़ है इसी बार बार होती रहती है, रिकरेंट होती है, तो बीच में जो इसका फेज़ आता है, रिकम्बेंट फेज पीरियड आता है बीच में जहाँ पे नहीं होती, उस टाइम पेन नहीं होता, फिर कोई होता तो बहुत डल सा होता। Location of pain. The pain is confined to trigeminal zone, nearly always unilateral, and if bilateral, is successive rather than concomitant। ठीक है, तो बेसिकली यूनिलेटरल देखा जाता है ये। The mandibular and the maxillary divisions are more commonly involved than the ophthalmic। आप पता है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिवीजन होते हैं, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और ऑप्थेल्मिक। तो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ऑप्थेल्मिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट, इन सम इंस्टेंसेस दीज टू डिवीजन मे बी साइमल्टेनियसली अफेक्टेड, द पेन नेवर क्रॉसेस द मिड लाइन, मिड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता, ये ही दोनों ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट मूव टू एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। द पेन इज प्रोवोक्ड बाय ऑब्वियस स्टिमुली टू द फेस। कई बार क्या होता है कि हमारे फेस में कुछ ऐसे जोन, ट्रिगर जोन होते हैं, अगर गलती से वो दब जाते हैं उनके कारण ये पेन शुरू हो जाता है। ए टच, ए ड्राफ्ट ऑफ एयर, एनी मूवमेंट ऑफ द फेस एज इन टॉकिंग, चूइंग, yawning, swallowing may evoke a lancinating attack. Later the pain may be so severe that the patient lies in a constant fear of an attack. Often there is a transient refractory period after the attack. As the attack occurs, the patient may clench his face as if in a terror of dreaded pain। तो ये बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जिस साइड में पेन होता है वहाँ पे जो पेशेंट होता है अपने फेस को क्लेंच कर लेता है।
नेक्स्ट इज ट्रिगर जोन्स, जिनकी मैं बात कर रही थी. ट्रिगर जोन्स क्या होते हैं? विच प्रेसिपिटेट एन अटैक व्हेन टच्ड, आर कॉमन ऑन द वर्मिलियन बॉर्डर्स ऑफ लिप, एला ऑफ नोज, चीक्स एंड अराउंड आईज. तो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स पे मिलते हैं, एला ऑफ नोज पे मिलते हैं, चीक्स पे मिलते हैं और आईज के अराउंड मिलते हैं. द पेशेंट लर्न्स टू अवॉइड टचिंग दीज स्किन over the trigger zones, which frequently makes him go unwashed or unshaved for days. Patient को usually touch नहीं करता. Next, occasionally only auriculotemporal branch may be involved. The pain and triggering are located in the auricle as well as in the temporal region. ठीक है. फिर आते हैं कुछ neurological examinations. The neurological examination findings are normal with no objective sensory loss along the trigeminal nerve. अगर आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि भी मतलब नो ऑब्जेक्टिव सेंसरी लॉस, ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल होता है. फ्रोजन और मास्क लाइक फेस अपीयरेंस. नेक्स्ट है फ्रोजन और मास्क लाइक फेस अपीयरेंस. इन एक्सट्रीम केसेस द पेशेंट विल हैव इमोशनलेस फेस, फ्रोजन और मास्क लाइक फेस. काफ़ी सारे केसेस में जो फेस होता है बंदे का वो एक मास्क लाइक होता है. फिर आता है एसोसिएटेड फीचर्स. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मे बी अकम्पेन्ड बाय एक्सेस लैक्रीमेशन, कंजक्टाइवल इंजेक्शन एंड इंटेंस हेडेक. ये सारे एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं. बहुत ज़्यादा लैक्रीमेशन होता है, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, और बहुत इंटेंस हेडेक हो सकता है. फिर आते हैं इफेक्ट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ पेशेंट्स. क्या होता है बंदा इस डिजीज़ के कारण क्या मतलब कैसी एक्टिविटी रहती है उसकी. वो क्या करता है? अपने फेस को शेव ही नहीं करता, अनशेव फेस होता है उसका. मेल्स पेशेंट अवॉइड शेविंग. नेक्स्ट, अवॉइड ब्रशिंग. एज द पेशेंट अवॉइड ब्रशिंग और द रीस और ओरल हाइजीन इज गुड. तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली ब्रशिंग अवॉइड करते हैं, इसलिए उनके मुंह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसलिए ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. मैनी पेशेंट्स विल लिव अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ excruciating pain. Indiscriminate dental extraction. It is very common for these patients to undergo indiscriminate dental extractions on the affected side without any relief from the pain. Because of the pain of the triggered zone and pain fiber distributions often mimic पेन ऑफ ऑडोंटोजेनिक ओरिजिन. कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने काफ़ी सारे दांत भी निकलवा देते हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि क्या होता है इसका जो पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का वो कई बार रेफर्ड पेन की तरह ऐसा लगता है बंदे को कि भी किसी दांत में दर्द हो रहा है, तो इसलिए वो उस दांत को निकलवा देता है, पर वो होता नहीं, वो रेफर्ड पेन होता है. फिर आता है डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस. एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेन विद ट्रिगर पॉइंट. पेन इज एक्सट्रीम इन नेचर with less time duration. Pain is localized to known distribution of trigeminal nerve. Spontaneous remission can occur. तो ये diagnosis है हमारा. Points क्या हैं इसके? Abrupt onset of pain with trigger point. Trigger point होता है, abrupt onset होता है, pain बहुत extreme होता है, less time duration का होता है, and pain is localized to known distribution of trigeminal nerve. Localized होता है और spontaneous remission can occur. Spontaneously ख़त्म भी हो जाता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम करना चाहें तो इसका पेन कई बार माइग्रेन से मिलता है, साइनोसाइटिस से मिलता है, टोथेक से मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से मिलता है, ट्यूमर ऑफ नेसोफेरिंक्स से मिलता है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया से मिलता है. तो ये सारे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं. आप एक एक लाइन लिख सकते हैं सब में. माइग्रेन ए वेरी कॉमन कंडीशन मिस्टेकन फॉर न्यूरैल्जिया इज माइग्रेन, और माइग्रेनस न्यूरैल्जिया दैट इज हॉटन सिंड्रोम और हिस्टामिन हेडेक और हिस्टामिन सिफेल्जिया. But this severe type of periodic headache is persistent at least over a period of hours and it has no trigger zone. लेकिन हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं माइग्रेन से, क्योंकि जो माइग्रेन का पीरियड है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, काफ़ी मतलब बहुत आवर्स तक रह सकता है और इसका कोई ट्रिगर जोन नहीं होता. नेक्स्ट, साइनोसाइटिस. द पेन इज नॉट पैरोक्सिमल एंड नो ट्रिगर जोन प्रेजेंट. साइनोसाइटिस का जो पेन होता है वो पैरोक्सिमल नहीं होता, मतलब सडन आउटब्रेक नहीं होता उसका, और उसका कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं होता. टूथेक का पेन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग द ओरल कैविटी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टूथेक में कोई कहीं किसी टूथ में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि टूथेक है ये, तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टूथ बिल्कुल फाइन है, तो कुछ नहीं है, तो आप उसको उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस से कैसे कर सकते हैं? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून प्रोसेस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून प्रोसेस, ऑटो इम्यून की वजह से होता है. स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स आर चारकोल स्ट्राइड, दैट इज intention tremor, nystagmus and diasteria or scanning speech.
नेक्स्ट आता है ट्यूमर्स ऑफ नेसोफेरिंग्स. ट्यूमर्स ऑफ नेसोफेरिंग्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ पेन manifested in lower jaw, tongue, and side of the head with associated middle ear deafness. This complex lesion is called as Torter's syndrome. Torter syndrome important है, आप इसे मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं पे आप वाइवा में पूछा जा सकता है. Torter's syndrome. So it is important. Here the patient exhibits asymmetrical and defective mobility of the soft palate and of size. So what is Torter's syndrome? Torter's syndrome का मतलब क्या होता है? The patient exhibits asymmetry and defective mobility. हमारा जो पैलेट है सॉफ्ट पैलेट उसका asymmetry हो जाता है, defective mobility हो जाती है, ठीक है, of soft palate and affected side. और जो भी हमारा affected side है उसमें as the tumor progresses the trismus of internal टेरिकॉइड मसल डेवलप्स. इंटरनल टेरिकॉइड मसल की ट्रिस्मस हो जाती है, मूव नहीं कर पाता एंड द पेशेंट इज अनएबल टू ओपन द माउथ. और पेशेंट अपना मुंह भी नहीं खोल पाता. हियर द एक्चुअल कॉज ऑफ द पेन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैंडिबुलर नर्व इन द फोरामेन ओवल. तो जो हमारा ये टॉर्टर सिंड्रोम है इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैंडिबुलर नर्व इन्वॉल्व होती है. मैंडिबुलर नर्व जो फोरामेन ओवल से निकलती है वो इन्वॉल्व होती है. तो आप इससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. टॉर्टर सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्यूमर है एक नेसोफेरिंग्स का. फिर आता है पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया. कई बार हम इसको पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया से कंफ्यूज कर लेते हैं. न्यूरल्जिया अकर्स आफ्टर अटैक ऑफ हर्ब ज़ॉस्टर वायरस. पेन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन द ऑप्थेल्मिक डिवीजन. इसमें क्या होता है, पेन ऑप्थेल्मिक डिवीजन में होता है. हिस्ट्री ऑफ स्किन लीजन्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ न्यूरल्जिया यूजुअली एड्स इन द डायग्नोसिस. तो हम क्या होता है लीजन्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं ये अलग चीज़ है. देन वी कम टू द मैनेजमेंट ऑफ इट. मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इसका, उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो काफ़ी बड़ा मैनेजमेंट है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हम चलते हैं इसके मैनेजमेंट पे. मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन इनहेलेशन. पहले तो हम नाम पढ़ लेते हैं. ट्राइक्लोरोइथाइलिन इनहेलेशन क्या मतलब है? इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी ऑफ वैल्यू. आगे इसमें नहीं लिखा हुआ. ट्राइक्लोरोइथाइलिन इनहेलेशन अगर हम करते हैं इसमें तो एक मेडिकल ऐसा ट्रीटमेंट है जो हेल्प करता है ट्राइजमिनल न्यूरल्जिया में. नेक्स्ट इज टॉपिकल कैप्साइसिन क्रीम. दैट इज टॉपिकल कैप्साइसिन कैन बी अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया. जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको दर्द होता है बंदे को, पेशेंट को, वहाँ पे आप ये क्रीम लगा सकते हैं. तो ये भी एक अनदर टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट है. उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. इट इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ड्यूरिंग लेट 1960s. नाउअडेज दिस ट्रीटमेंट मोडालिटी इज़ नॉट यूज्ड. अब आजकल यूज़ नहीं करते, पहले हम इसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर लेते थे. फिर आता है डायलेंटिन, दैट इज़ डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. An anticonvulsant drug has been recommended, which is effective when given orally, 300 to 400 milligram per day. It may be given in single or divided doses. Side effects can include ataxia, mental confusions. ये इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे. अटैक्सिया हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, निस्टेगमस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस और स्किन रैशेस. जो GI प्रॉब्लम्स और जो स्किन रैशेस होती हैं वो हर टाइप की ड्रग में मिलती हैं. दैट्स अ कॉमन थिंग. उसके साथ अटैक्सिया, कन्फ्यूजन और निस्टेगमस हो सकता है. Diabetic patients may have hyperglycemic secondary to the therapy and should be closely observed. जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकता है कि उनमें क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है. तो उनमें से हमें इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम. तो मेन जो चीज़ इसमें आई है डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो अबाउट दिस. डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. Okay, so let's move ahead. It is carbamazepine. Carbamazepine भी एक तरह का एंटीकन्वल्सेंट ड्रग है. टिग्रेटोल, ये जो टिग्रेटोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली हम यही चीज़ को प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है. तो आप टिग्रेटोल प्रेफर कर सकते हैं, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन प्रेफर कर सकते हैं. It has a special effect on the paroxysmal pain. The use of this drug causes paroxysms to become separated by intervals of freedom for weeks. ये क्या करता है कि जो बीच का जो paroxysms के बीच का जो पीरियड है उसको
बढ़ा सकता है फ्रॉम वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स। दिस ड्रग डिक्रीजेस कंडक्शन इन सोडियम चैनल्स एंड इनहिबिट एक्टोपिक डिस्चार्ज। तो क्या करता है ये, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो सोडियम की कंडक्शन जो है डिक्रीज कर देता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल नेगेलिया। बेस्ट ट्रीटमेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल नेगेलिया। इट इज़ एन एज एन इनिशियल डोज 100 मिलीग्राम इज गिवन ट्वाइस डेली। ये इसका डोज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मिलीग्राम हमें देना है until relief is established. At no time the daily dose should not exceed 1200 मिलीग्राम। तो हमें 100 मिलीग्राम 2 बार देना है। साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड डिजीनेस हो सकती है बंदे को, अनस्टेडी गेट हो सकता है, GI प्रॉब्लम्स, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, स्किन रैश, प्लास्टिक एनीमिया। नाउअडेज अनदर एंटीकन्वल्सेंट गैबापेंटीन कैन बी गिवन। तो आजकल अब गैबापेंटीन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी तक सबसे मेन चीज़ हमें पता चली वो कार्बामेज़ेपिन की जो है ड्रग, दैट इज़ टेग्रेटोल जो है, वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली देना है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने बताएं। काम क्या करता है ये, कंडक्शन रोक देता है सोडियम की, ये इसका मेन काम, जिससे कि एक्टोपिक डिस्चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑक्सीकार्बामेज़ेपिन। इट इज़ अ 10 कीटो एनालॉग ऑफ कार्बामेज़ेपिन। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कार्बामेज़ेपिन सच एज ब्लड डिस्क्रेसेस आर लेस विद दिस प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ आप ये यूज़ कर सकते हैं, एक कार्बामेज़ेपिन की मॉडिफिकेशन है ऑक्सीकार्बामेज़ेपिन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड डिस्क्रेसेस है ना वो नहीं होता, कम होता है, वो लेस होता है, तो आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़े बहुत और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि बैक्लोफेन, कॉम्बिनेशन थेरेपी, क्लोराजेपैम और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। बैक्लोफेन में क्या है, रिसेंटली बैक्लोफेन एंटी स्पास्टिक ड्रग इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड। स्टार्टिंग डोजेज 5 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली। तो आप ये भी देख सकते हैं, बैक्लोफेन 5 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली। फिर आता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेटीन एंड कार्बामेज़ेपिन में ऑल्सो गिवन। जो हमारा कार्बामेज़ेपिन है उसको डायलेटीन के साथ कॉम्बाइन करके दे सकते हैं। फिर आता है क्लोराजेपैम, एन एंटी एपिलेप्टिक बिलोंगिंग टू द बेंजोडाइजेपिन ग्रुप एंड बी फाउंड टू बी यूजफुल। ये हम यूज़ नहीं करेंगे कि जो हम पहले से कार्बामेज़ेपिन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स फाइन। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जैसे कि इंडोमेथासिन, नाम मेंशन कर सकते हैं आप, डोज की इतना ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ मेडिसिन पेपर, सो इट्स डन। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर में बिकॉज इसमें काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, तो मेडिसिन में काफ़ी पूछा जाता है, और सर्जिकल भी इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सही है, तो सर्जरी में भी पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्ते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हम इसका देखें तो इंजेक्शन ऑफ नर्व विद एनास्थेटिक सोल्यूशन। क्या करता है हम इसमें, काफ़ी सारे 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं। पहले क्या करते हैं हम कि जो नर्व होती है ना उसमें एनेस्थीसिया सोल्यूशन का इंजेक्शन लगा देते हैं, दैट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स। आप देख सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्टेड नियर द पेरिफेरल ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। क्या चीज़, लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्टेड नियर द पेरिफेरल ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सर्व टू प्रोवाइड temporary relief from the pain and helps in diagnosis. Some patients get relief after the injection, but in some cases 6 to 7 injections may have to be given to get a relief. ओके, तो हम पहला पॉइंट क्या है हमारा कि हम इंजेक्शन लगाते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का नर्व में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं नियर पेरिफेरल ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ये इसका मतलब सर्जिकल तरीका है कि जहाँ पे पेरिफेरल ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो कई बार किसी को एक इंजेक्शन से आराम मिल जाता है, कई बार 6-7 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट।